हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार सीएसआईआर को क्लियर किया है। किस तरीके से क्लियर किया, क्या रैंक रही, क्या मार्क्स रही, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका सीएसआईआर में कितना रैंक रहा, कितने मार्क्स रहे, कितने परसेंटाइल थे और कौन सा आपका शिफ्ट था सीएसआईआर में? तो मैंने इस बार मेरा जो एग्जाम था वो पहला शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में था। हम्म। और मेरा रैंक आया है 106 ऑल इंडिया रैंक। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इसका पहले मैंने जून का भी अटेम्प्ट दिया था, लेकिन उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं लिया था क्योंकि मैं अभी भी एमएससी स्टूडेंट ही हूँ, फाइनल सेमेस्टर का। तो यही है। सो एमएससी में ही आपने सीएसआर को क्लियर कर लिया, तो एक वो बहुत मोटिवेशनल चीज है कि आप एमएससी के टाइम पे ही सीएसआर क्लियर कर लो। तो एमएससी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज होते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को, तो ये सब आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये किया। सबसे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी आप कहाँ से अपनी एमएससी कर रहे हो और किस तरीके के स्टूडेंट आप अपने आप को मानते हो? तो मैम मैंने कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है वो हम्म। उसका ही स्टूडेंट हूँ। और मैंने मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट किया है। और अच्छा। उसके बाद मैंने सीयूईटी एग्जाम भी दिया था। और बहुत सारा अलग अलग जगह में, मतलब पौंडीचेरी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इस जगह में मुझको चांस मिला था, लेकिन मैंने नहीं किया। हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर सेल्फ स्टडी करूँ, और ये जो यूट्यूब में चैनल है, आपका चैनल है, और जो दूसरे बहुत सारे एडुकेटर का चैनल है, इस चैनल को अच्छे से फॉलो करूँ और खुद का सेल्फ स्टडी करके इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करूँ तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने एमएससी की शुरुआत से ही सीएसआई नेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मेरा टोटल यही सोच था कि जो 4 अटेम्प्ट मुझको मिलेगा एमएससी करने वक्त, हम्म। उसको मैं एग्जाम देते रहूं, और प्रिपरेशन हो या ना हो एग्जाम देते रहूं, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन समहाउ जो मेरा पहला सेमेस्टर था दिसंबर का, जो दिसंबर 2022 का, वो उस बार नेट नहीं हुआ था। सीएसआई नेट कंडक्ट नहीं किया गया था। तो पहला अटेम्प्ट मुझको मिला मेरा फर्स्ट ईयर का खत्म में, जो जून में था। और उसके बाद ये दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने नहीं सोचा था कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन हो गया। अब क्या करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या करे वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि सीएसआर क्लियर हो गया कि एमएससी के टाइम पे ही आपने सीएसआर क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छी बात होती है, बर्डन बहुत रिलैक्स कर देती है एमएससी के बाद में। आपको अब टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना आपको कोई ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आप मुझे ये बताओगे कि आपने सीएसआईआर एग्जाम देने का सोचा ही क्यों? रीजन क्या था? हाँ तो मैम, इसका जो रीजन है बहुत, मतलब सुनने में बहुत ऑड लगेगा कि मैंने जब बीएससी बायोलॉजी में स्टार्ट किया तो मुझको बहुत सारे लोग ने बहुत सारे एग्जाम का नाम बोला, लाइक जैम का, गेट का, और भी ढेर सारा जो एग्जाम्स था। लेकिन मैंने देखा सिर्फ सीएसआई नेट में ही ओनली बायोलॉजी है। और जो दूसरे एग्जाम्स है ना, उनमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है। सो मुझे तब उतना भी ज्यादा पता नहीं था कि सीएसआई नेट कितना हार्ड एग्जाम होता है। लेकिन जो पहले सेमेस्टर से ही मेरा दिमाग में घुस गया कि मैं सीएसआई नेट ही करूँ। तो उसके बाद जो मैंने जब एमएससी स्टार्ट किया तो देखा कि अगर सीएसआई नेट क्वालिफाई कर जाता हूँ, तो मतलब जेआरएफ मिल जाता है, तो इट विल बी मच इजी टू गो फॉर एनीवेयर एंड अप्लाई इन एवरीवेयर। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ट्राई करता हूँ, जितने टाइम तक एमएससी कर रहा हूँ ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो अच्छा, नहीं होगा फिर भी अच्छा प्रिपरेशन रहेगा, अच्छा सब्जेक्ट का पकड़ रहेगा। तो इसलिए मैंने सीएसआई नेट की तैयारी शुरू की। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि मजे मजे में आपने थोड़ी सी तैयारी शुरू की। हाँ हाँ, मैंने जो शुरुआत किया था वो पर मजे मजे में ही था। सो आप ये बताओ कि आपने शुरुआत किस तरीके से की थी सीएसआई की प्रिपरेशन की? हाँ तो मैम मैंने मेरा जो बीएससी का टाइम था उस वक्त तो कोविड आ गया था। तो हम्म। इसीलिए मेरा सब्जेक्ट से इंटरेस्ट बहुत हट गया था। हम्म। तो मैंने फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था लाइफ साइंस में। मुझको लगा कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूँ और सिविल सर्विस लाइन में चला जाऊँ। तो उस वक्त मेरे जो दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे, उन्होंने मुझको बोला कि तू खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत कर, तुझ में है।
तो उन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा जगह पे इंटीग्रेटेड पीएचडी करने चला गया था, तो मुझको भी उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि तू जस्ट स्टार्ट कर, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और इसके साथ भी मेरा कॉलेज का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरा कॉलेज में बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक जगह को पढ़ाता है। और मेरा जो बीएससी एंड एमएससी है वो लाइफ साइंसेस में है। तो हम्म। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में बोटानी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलाइज्ड रहता है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में ये लाइफ साइंसेस है। तो ऑलमोस्ट जो 13 की 13 चैप्टर है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हटा के ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर कवर किया जाता है। तो ये भी मुझको एक बार लगा कि अगर मतलब सेमिस्टर के लिए तो पढ़ना ही है, तो क्यों ना थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके, थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करके, प्रिपरेशन करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कर लूँ तो अच्छा रहेगा। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी को काफ़ी सराहनीय देना चाहिए हमें कि वो इतने अच्छे से पढ़ाती हैं आप लोगों को इतने अच्छे से, और लाइफ हाँ। साइंस जैसा दे रखा है जिसमें सीएसआईआर के लिए आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ये काफ़ी सराहनीय वाली बात है। इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि बंसल बायोलॉजी जो यूट्यूब है उसने आपको किस तरीके से मदद की सीएसआईआर को क्लियर करने में? ओके, तो मैम मैंने आपका चैनल जब से मैं थर्ड ईयर में था तब से ही फॉलो कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर था, तो तब से मुझको लगा कि कॉलेज में तो पढ़ाई हो रहा है, अच्छे से आंसर्स भी लिख रहा हूँ मैंने, लेकिन वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और एक चैप्टर को पकड़ के एक एक छोटा छोटा, तो बात यह है कि मेरा उतना ज्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा के लेक्चर सुन के उसका नोट बना सकूं। तो आपका जो वीडियोस होता है ना, मतलब 15-20 मिनट का, तो वो बहुत अच्छा होता है। और जो प्लेलिस्ट है आपका, जेनेटिक्स का जो प्लेलिस्ट था, वो मैंने एक से बढ़कर एक वीडियो देख के मतलब कुछ, कोई दिन 3-4 वीडियोस, उसके बाद कोई दिन और 5 वीडियोस, ऐसे ऐसे करके मैंने करता रहा। और उसके बाद जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी था वो भी फॉलो करता रहा। तो मेरे पास पाथफाइंडर्स का बुक था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। तो लेकिन मैंने जब पाथफाइंडर का बुक से क्वेश्चन कर रहा था, मतलब मानिए आपका 10-12 क्वेश्चन किया, उसके बाद देखा कि 4-5 गलत हो गया, तो अच्छा नहीं लगता था, मतलब मैं बंद करके रख देता था। लेकिन जब वो चीज आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियो में मैं करता था, तो मतलब सीएसआई नेट का बहुत सारा क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होता है, लाइक दोनों दोनों ऑप्शन में हम लोग का बहुत कंफ्यूजन रहता है। हुँ, तो हुँ। मैंने सोच रहा हूँ बी और सी, तो अगर आंसर आ गया बी तब भी ठीक है, मतलब ओके ओके। सो इस तरफ से मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फॉलो किया, और बहुत सारा आपका जो लेक्चर था वो भी एक एक करके करके करता गया। तो आपका स्पेसिफिकली जेनेटिक्स का जो लेक्चर सीरीज है, मॉलबायो का भी जो कुछ था, और इकोलॉजी का, तो मैंने स्टार्ट किया था इकोलॉजी इवोल्यूशन से, बिकॉज वो चैप्टर मुझको पढ़ने में अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इकोलॉजी इवोल्यूशन से स्टार्ट किया। तो इकोलॉजी इवोल्यूशन का भी आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल रहा। चलिए, मुझे खुशी है कि आपको इस तरीके से यूट्यूब हेल्पफुल है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स और को भी बाकी यूट्यूब और हमारा जो चैनल है वो भी हेल्पफुल होता होगा, जो कहीं से भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये फ्री कंटेंट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, जो सेल्फ स्टडी करता है और जो यहाँ पर जिसका 1 घंटा बैठने का जिसमें पेशेंस नहीं है, 10-15 मिनट में जिसको सीखना है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आप मुझे ये बताओगे कि आपने कितनी यूनिट्स इस बार टारगेट की थी? हाँ, तो मतलब आपको मैं जो थोड़ा सा पहले ही बताया था कि हम लोग का कॉलेज में 13 यूनिट ही ऑलमोस्ट कवर होता है। हुँ, हुँ। तो मैंने जो सीएसआई नेट का जो जून का जो सेशन था, उसमें देखा कि सेक्शन सी तो सबसे हार्ड रहता है और सबसे मतलब क्रूशियल भी रहता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। सेक्शन सी में बहुत सारा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा मतलब पता है तो हो जाता है। हुँ। तो उस एग्जाम से मैंने ये देखा कि अगर मेरा सब जो 13 जो यूनिट्स है, उनमें मतलब थोड़ा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो मैच द फॉलोइंग 8-10 मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस है, उनमें बहुत बेनिफिट आ जाएगा। और 10 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करने से 40 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। हुँ, तो हुँ। मैंने मतलब ऑल चैप्टर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। और आप अगर आप कहो कि किस किस टॉपिक्स में मैंने जोड़ दी, तो वो डेफिनेटली है मतलब सेल बायो। मुझको बायोकेमिस्ट्री में उतना खास इंटरेस्ट नहीं रहा था शुरू से, मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जो सेल बायो, मॉल बायो एंड टेक्निक्स का पार्ट है,
और दूसरी साइड से वो जो 3 चैप्टर है, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये 6 चैप्टर को बहुत अच्छे से किया। और एक चैप्टर मैंने सीएसआई नेट जून 2023 में देखा कि बहुत सारा क्वेश्चंस है प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर भी बहुत हेल्प किया, मतलब बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, और उसका जो टॉपिक्स है ना वो 3 यूनिट में ऑलमोस्ट आता है। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आपको बायोकेमिस्ट्री भी में मिल जाएगा, जो मेटाबॉलिक पाथवेज है, और होस्ट इम्यून सिस्टम वहां पर भी मिल जाएगा। तो इसलिए वो चैप्टर्स को मतलब अच्छे से पढ़ाई किया, जो 2-3 जगह पे क्वेश्चन दे सके। लेकिन आप अगर देखें कि जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है अभी अभी। सो ये बहुत हैरानी की बात है कि प्लांट फिजियोलॉजी से इतना क्वेश्चन आता है, एनिमल फिजियोलॉजी से कम। तो मैंने उतना भी एनिमल फिजियोलॉजी और डेव बायो मुझको नहीं आता था उतना भी ज्यादा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और जो एनिमल किंगडम है उसको भी मैंने छोड़ दिया था अच्छा। ऑलमोस्ट। लेकिन इस बार अगर देखिए तो बहुत सारा मॉल बायो का और जो टेक्निक्स का क्वेश्चंस है वो बहुत आया था। तो मुझे लगता है कि अगर मॉल बायो और टेक्निक्स को अच्छे से किया जाए और दोनों चैप्टर को एक साथ मिलाकर किया जाए तो उतना भी ज्यादा कठिन नहीं है इस एग्जाम को पास करना। हाँ, मॉलिक्यूलर इस बार ये भी देखा गया कि बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे थे जो 2 यूनिट्स को मिला के पूछे गए हैं। ऐसे इस बार हाँ सीएसआईआर ने हाँ हाँ। बहुत किया ये बात। वैसे मुझे आज बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो डेफ बायो यूनिट को स्किप करते हैं। तो ये मैं बहुत रेयरली सुनती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य है कि डेफ बायो आपने स्किप करके सीएसआईआर निकाल लिया, जी क्योंकि जी। उसमें से भी अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं डेफ बायो से भी। तो आपने बेसिकली डेफ हाँ। बायो, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी और जो एनिमल डाइवर्सिटी वाला पार्ट था, ये थोड़ा आपने स्किप किया। और बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत बायोकेमिस्ट्री मैंने स्किप नहीं किया था, मतलब बायोकेमिस्ट्री थोड़ा-सा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, हुँ, लेकिन उतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि कर पाऊँ। जी, ये जी, है। जी। सो आप ये बताओगे कि ऐसे कौन-सी यूनिट्स आपको इनमें से लगी या आपके एमएससी के टाइम पे भी जो आपको लगी आपके हिसाब से, जो आपको बहुत ईज़ी पड़ी समझने में, आपको ऐसा लगा कि बहुत ईज़ी है आपके हिसाब से, जो आपको समझने में लगी ईज़ी? तो मेरे हिसाब से मैंने पहले टारगेट किया था इकोलॉजी इवोल्यूशन का जो पार्ट है, हुँ, मतलब हुँ। बहुत स्कोरिंग होता है। लेकिन लास्ट 2 बार मुझको एग्जाम देके लगा कि अब वो पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। मतलब अब जो स्पेसिफिकली इकोलॉजी इवोल्यूशन का जो पार्ट पढ़ रहा है हुँ, हुँ। स्पेशलाइजेशन में, उन लोगों का भी लिए ही है। तो बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है अभी स्पेसिफिकली इकोलॉजी के लिए। हुँ, हुँ। और मुझको बहुत ज्यादा आसान लगा एमएससी पढ़ने के बाद। ये जो सेल बायो एंड मॉल बायो का जो चैप्टर्स है, मुझे लगता है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से हो और आपको ये चीज समझ आते आता है तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के, मतलब थोड़ा सा अच्छे करके एक एक टॉपिक को पढ़ना है, और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। तो मगर आपने अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा तो हो जाएगा, मतलब उतना भी कठिन नहीं रहता। तो इसमें ये फिर आप बेसिक भी है, ये बायो लाइफ साइंस सब एग्जाम का भी। डेफ़िनेटली, क्योंकि सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर पूरी एक हाँ, तरीके से बायोलॉजी टिकी हुई है। इसलिए ये 3 मेन चीज़ है, ये तो पता क्योंकि होना चाहिए तभी आप कुछ भी पढ़ पाएँगे। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, मेरा इसलिए बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा वीक था, इसलिए मैंने ये जो बात के 2 टॉपिक है सेल बायो और मॉल बायो, इसको बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ा था। तो वो बहुत अच्छा रहा, मतलब मॉल बायो तो बहुत अच्छा रहा इस एग्जाम में भी, और इसके पिछले बार मैंने जब अटेम्प्ट किया था उसका एग्जाम में भी। अभी सीएसआईआर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछ भी काफ़ी क्वेश्चन्स रहा है और उसकी डेप्थ में भी काफ़ी जा रहा है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अगर आप थोड़े हाँ पहले के कंपैरेटिवली देखोगे तो अब डेप्थ में जा रहा है सीएसआईआर, वही स्टैग्नेंट क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। तो अभी आपने स्टैंडर्ड बुक्स की बात की थी, तो क्या आपने खुद ने भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की थी इस बार? हाँ, तो मैंने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया था तभी स्टैंडर्ड बुक से ही किया था। तो मतलब अब अगर आप सेल बायोलॉजी का देखिए तो मैंने लॉडिस बुक बहुत फॉलो किया था, और आप जेनेटिक्स में देखिए तो मतलब मेरा पास भी एक है आई जेनेटिक्स का, वही पीटर रसल का, उस बुक भी मैंने फॉलो किया था। और बायोकेमिस्ट्री में मैं उतना ज्यादा नहीं जा पाया क्योंकि सब लेलिंजर बोलते थे, और लेलिंजर बहुत बड़ा बुक है तो डेफिनिटली। कंप्लीट नहीं कर पाया। और इतना सारा टॉपिक को अगर कवर करना है तो मतलब एक एक टॉपिक हार्डली हम लोग को एक सेमेस्टर में 3-4 महीना ही मिलता था। तो उसमें मतलब एक दोनों टॉपिक ही मैं स्टैंडर्ड बुक से अच्छे करके पढ़ पाता था, और बाद बाकी तो पाथफाइंडर तो बुक्स है ही मतलब करने के लिए। तो ये सब ही फॉलो किया मैंने।
आपको कभी ऐसा लगता था कि जैसे कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर स्टैंडर्ड बुक खुद से पढ़ने बैठ रहा है, तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है। स्टैंडर्ड बुक को लिए समझना इतना आसान होता नहीं है। तो आपके साथ भी होता ऐसे नहीं है। इंसिडेंट्स हुए कि आप स्टैंडर्ड बुक को खुद पढ़ने बैठे और आपको समझ में नहीं आ रहा? मैंने ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक तभी पढ़ता था जब वो चैप्टर वो टॉपिक क्लास में डिस्कस हो जाता था, और उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक से अपना नोट प्रिपेयर करता था। तो मैंने जब सीएसआई नेट की तैयारी शुरू की तो मैंने बहुत सारे एडुकेटर के वीडियो देखे, आपका भी वीडियो देखा, तो आपने भी बार बार बोलते थे कि खुद का नोट तैयार करो, खुद का नोट फॉलो करो। तो मैंने हर एक चैप्टर जो जो टॉपिक मुझको अच्छा लगता था और जो जो टॉपिक हो पाता था, मैंने खुद से मेरा नोट बनाया रखता था। अभी भी है वो सब नोट्स। तो पहले एक बार टीचर्स ने पढ़ा दिया, प्रोफेसर्स ने पढ़ा दिया कॉलेज में, उसके बाद मैंने उस दिन ही रात ही उस बुक से खुद का नोट तैयार कर लेता था। और आगे जाके जितना जितना हो पाता था वो उस जो कॉपी था वहां पर ही नोट डाउन करते जाता था। और एकदम लास्ट में मैंने यहाँ पर मैंने कहना चाहूंगा कि एकदम लास्ट में मैंने वर्ड फाइल में भी थोड़ा थोड़ा सा नोट तैयार करने शुरू किया था। तो चैट जीपीटी आ गया था, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा कि वहां पर मैं मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं बहुत सारा काम करके करके वो रख देता था। तो अगर हो पाए तो बाद में रिवीजन कर लूंगा, अगर नहीं हो पाए तो ठीक है। मतलब वो जो बनाने के प्रिपेयर प्रिपेयर करने के टाइम में भी थोड़ा सा तो रिवाइज हो रहा है। तो वही था। तो मैंने मेरा प्रिपरेशन से 100% कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं था। मुझको लगा कि जितना हो सके देकर आता हूँ, और हो गया, यही अच्छा बात है। हाँ, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 13 की 13 यूनिट्स को ही कर पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सब नहीं पढ़ा लेकिन जो 7, 8, 9 यूनिट्स पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसमें क्लियर कर लेते हैं। तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है। इसमें मैं आपसे ये पूछना हाँ। चाहूँगी कि आप एमएससी में हो, एमएससी के साथ-साथ आपने सीएसआर क्लियर किया, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? आप कॉलेज भी जाते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही होता है कि मैम टाइम मैनेज ही नहीं होता, तो वो आपने कैसे किया था? तो मैंने जब सीएसआई नेट की तैयारी शुरू की तब ने मैंने सोच लिया था कि जो कॉलेज का पढ़ाई है, तो मेरा कॉलेज मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है। हुँ, तो मैंने सोच लिया था कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो मैंने कॉलेज करके फिर आता हूँ, लौट आता हूँ, तो उस दिन मैं कॉलेज का ही जो पढ़ाई है वो ही सिर्फ सोचूंगा। हुँ, और जो सैटरडे और संडे है, इन दोनों दिन को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो थोड़ा सा मतलब जो भी चीज कॉलेज कॉलेज में पढ़ाया जाता है उस चीज का ही थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और थोड़ा सा नोट बना लो, और दो चार वीडियोस देख लो। तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। और बट श्योरली जो एग्जाम का टाइम था जब, तब मैंने सब कुछ छोड़ देता था कि नेट की तैयारी तब छोड़ देता था। लेकिन फिर जब मतलब थोड़ा सा छुट्टी मिल जाता था, और बहुत सारा ढेर सारा तो पर्वन होता है हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। तो अच्छा। लाइक पूजा वेकेशन के टाइम और जो समर वेकेशन के टाइम रहता है, तो उस टाइम में मैं जितना हो सके उसका प्रिपरेशन करके जाता था। मैंने उतना ज्यादा सोचा नहीं कि मतलब कितना कुछ करना है, कितना कुछ रिवीजन करना है, उतना ज्यादा बिल्कुल सोचा नहीं था। मैंने जब करते चला गया, और हो गया, यही मैं कहूंगा, हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जितना आपसे होता था आप उतना करते चले, आप रुके नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप करते चले। ऐसा होता है ना कि जैसे एग्ज़ाम ब्रेक लग गया तो फिर लग गया, फिर नहीं उठता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं नहीं उठा है ज़्यादा, 10 दिन की छुट्टी हो गई तो हो गई, फिर लगता है कि छोड़ो यार। बट वो जो नहीं नहीं, डेडिकेशन ये जो पास्ट के एक डेढ़ साल थे उनमें से एक भी दिन नहीं था मैंने नेट के बारे में सोचा नहीं था। अच्छा, मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ रूम में, फिर भी अंदर में चलता था कि करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मेरा टारगेट यही था कि अगर एमएससी होते होते मैंने सीएसआई नेट निकल दिया तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा पीएचडी करने। और अगर नहीं निकल पाया तो कुछ और जगह पे चला जाऊंगा। तो यही एक सोच था। तो इस सेमेस्टर में जैसे हमारा डिसर्टेशन है, और उसके साथ बहुत सारा पेपर राइटिंग, रिव्यू पेपर राइटिंग, जर्नल क्लब, ये सब भी है। तो उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था मैंने इस सेमेस्टर के बाद में जो नेट है, मतलब जो जून 2024 का नेट होगा, उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था मैंने। तो इसलिए मैंने ये जो दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट रहा उसको मैंने बहुत मेहनत से दी। तो सरप्राइजिंगली यही हुआ कि हमारा सेमिस्टर का एग्जाम होने को था दिसंबर 8 को, और वो शिफ्ट हो गया जनवरी में। हुँ। तो
जो कॉलेज का जो करिकुलम था उसमें नवंबर 26 तक हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम जो था वो खत्म हो गया। और उसके बाद एग्जाम मतलब पोस्टपोन हो गया जनवरी में। अच्छा। तो इसलिए पूरा दिसंबर मास हम लोग पूरा दिसंबर मास मतलब खाली मिल गया मुझको। टाइम मिल और गया आपको। दिसंबर में मेरा 3 ही एग्जाम था, सो टीआईएफआर का भी एग्जाम था और सेट का भी एग्जाम था, जो स्टेट का एग्जाम होता है वो भी था, और नेट भी था। तो तीनों एग्जाम को मतलब एक साथ टाइम मिल गया, 1 मास का जो गैप, तो उनमें मैंने मतलब जितना हो सके रिवीजन कर लिए। और मतलब एक एक यूनिट को एक एक दिन दे दिया था, तो मतलब जितना हो सके रिवीजन कर लो। और ज्यादा सोचा नहीं कि मतलब इतना हुआ, 60% हुआ, 70% हुआ, ये बाकी रहेगा, ये इतना ज्यादा सोचा नहीं। एक दिन में जितना हो सके कर लो। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सोचने से हम लोग काम नहीं करते हैं, तो जितना हो सके कर लो। तो यही मैंने फॉलो किया। तो टीआईएफआर का जो रिटन टेस्ट था वो भी निकल गया, अभी एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर चल रहा है। हाँ। और ये नेट भी निकल गया, सेट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले बात तो 1 महीने की छुट्टी मिल गई, आपके तीनों एग्ज़ाम भी साथ पे हैं, तो एक एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम तो आप उस लय में बने रहे कि ये तो एग्ज़ाम भी चल रहे हाँ हैं। हाँ और इसके अलावा आपने 2 चीज़ें बहुत अच्छी बोली, एक तो आपने ये बोला कि ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि ये डेफ़िनेटली होता है, कुछ लोग वो 2 लोग होते हैं ना, कि एक होते हैं थिंकर जो सोचते ही रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और एक होते हैं डूअर जो सोचते कम है लेकिन करते बहुत ज़्यादा काम है। और दूसरी चीज़ आपने ये बोली कि एक भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन मैं नेट के बारे में सोचता नहीं था। तो ये मुझे डायलॉग पूरा बॉलीवुड मूवी का लगा कि ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, मैं हर रोज़ सोचता हूँ। और इसलिए तुम शायद वो एग्ज़ाम इतने अच्छे से क्लियर भी कर पाए अपने एमएससी के टाइम पे। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम टाइम पे आपने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की? किस तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था? तो मैंने पहले ही सेक्शन सी से शुरू किया था। तो मतलब थोड़ा सा एग्जाम जो सेंटर था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। मतलब पहले जो 10 मिनट था उस टाइम में हम लोगों को राफ सीट नहीं मिला था। थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन ठीक है। तो इसलिए मेरा सेक्शन सी का मैंने टाइम दिया था कि पहला 1.5 घंटा मैं सिर्फ सेक्शन सी ही करूंगा। तो मतलब वो 1 घंटा 40-45 मिनट लग गया था सेक्शन सी का क्वेश्चन देखने। और आपको भी जो मैंने कहा कि 13 ही जो यूनिट है उसको मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया था। तो इसलिए 1 से 75 तक जो ऑल क्वेश्चंस है उनको मतलब एक बार गो थ्रू कर जाना इम्पोर्टेंट था। तो मैंने 1 से 60-70 तक क्वेश्चन पहले लुक में मैंने कर लिया था। उसमें मेरा 1 घंटा 45 मिनट निकल गया। उसके बाद मैंने तुरंत पार्ट ए में चला गया। तो पार्ट ए में मतलब मॉर्निंग सेशन में एक सुडोकू टाइप का क्वेश्चन था, जो अच्छा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो मैंने वो जो पार्ट ए का जो मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था उसको पहले ही छोड़ दिया। तो मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चन पार्ट बी का अटेम्प्ट किया, और उसके लिए मैंने जस्ट 20-25 मिनट दिए थे। और उसके बाद सेक्शन बी में चला गया, एकदम लास्ट में सेक्शन बी में चला गया। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन था वो बहुत हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन था। मतलब एक एक बार मैंने कंप्यूटर की तरफ देखा, और दूसरी बार मैंने मेरा हेड में वो स्ट्राइक कर गया और मैंने क्लिक कर दिया, ऐसे ही ऑलमोस्ट था। और बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी था। मतलब एक एक जो क्वेश्चन था मुझको अभी भी मतलब ध्यान है उसका, कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज इन माइन इन हाइट सेल ऑफ, साइकिल। जहाँ में जब सेल साइकिल हाँ होती है तो कौन-सा शॉर्टेस्ट फेज़ होता है? हाँ, तो शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट स्टेज शॉर्टेस्ट स्टेज ऐसा करके एक क्वेश्चन था। तो एक बार मुझको थोड़ा सा मतलब 1 सेकंड के लिए लगा कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं, और मैंने थोड़ा सा कैजुअली ले लिया या नहीं। तो फिर देखा कि नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान था। तो उसके बाद मैंने और एक बार फाइनली रिवीजन के लिए 30 मिनट तक मेरा जो था उसमें मैंने सेक्शन सीखा। और जो लास्ट का 2-3 पार्ट था, सबसे हार्ड होता है कि वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करना कि किस 25 क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर रहे हो फाइनल के लिए। तो मैंने 22 क्वेश्चन किए थे सेक्शन सी में, और मतलब लगभग 25-26 क्वेश्चन किए थे सेक्शन बी में, और 10 क्वेश्चन किया था सेक्शन ए में। तो यही करके मैंने चलाया मोस्ट। तो आपके जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसमें आपको याद है कि आपके कितने गलत हुए थे और कितने सही हुए थे? कुछ आइडिया है उसका? नहीं मैम, मैंने एग्जाम देख के आने के बाद एक बार भी चेक नहीं किया। जो उन लोगों का जो रिस्पॉन्स शीट था वही 147 पेजेस का था। तो मेरा कॉलेज का सेमिस्टर था उसके जस्ट बाद में ही, तो मैंने चेक नहीं कर पाया था।
और एक बार सेमिस्टर हो जाने के बाद मैंने चेक इसलिए नहीं किया कि अगर मतलब 3-4 एग्जाम एक के बाद एक दिया तो उसके बाद अगर चेक कर लूंगा और अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो थोड़ा सा खराब लगेगा, तो इसलिए मैंने चेक नहीं किया और स्टेट घुस गया। तो मैंने अभी भी मुझको अभी भी नहीं पता कि कितना मार्क्स मेरा आया है, लेकिन हो गया है तो करूंगा कभी बाद में कि अब कितना हो हुआ गया है था तो इतना सही गलत। मैटर भी नहीं करता है कि क्योंकि लिए जेआरएफ हो गया है, अगर जेआरएफ हो जाता है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, लिए स्टाइफंड तो मिलनी है फिर अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं तो उससे फिर इतना मैटर तो भी कुछ नहीं करेगा। मैंने प्रीवियस टाइम जब अटेम्प्ट दिया था हम्म। सीएसआई नेट जून 2023 में, तो उस टाइम पे मेरा एलएस क्लियर हुआ था। हम्म। मतलब 97.57 परसेंटाइल था। तो उस बार भी मैंने नहीं सोचा था कि उतना ज्यादा होगा, तो वो भी हो गया। और इस टाइम भी मैंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 98 परसेंटाइल तक आएगा, लेकिन 99.39 आ गया। और इस बार काट ऑफ भी थोड़ा सा हाई हुआ था, मतलब 99 परसेंटाइल से ऊपर हम लोग कभी भी नहीं सोचे थे। तो जब मतलब हो गया तब यही लगा कि अच्छा हुआ मेरा 99.1 और 2 नहीं आया, नहीं तो मैंने सोच लेता कि हो जाएगा, सबको बोल देता कि हो जाएगा और फिर से ना हो तो वो बहुत खराब होता। बिल्कुल सही बात, इस बार कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेडली हाई गई है, बहुत हाई गई है इस बार विदाउट एनी डाउट लाइफ साइंस की। बट ठीक है, अब जो है वो है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपके क्या प्लान है, अब आप सीएसआर निकल गया है, आपकी एमएससी है, एमएससी के बाद आपके क्या प्लान है? सो एमएससी के बाद तो पीएचडी ही करने करने जाना है। तो मैंने एक इंटर्नशिप भी किया था समर वेकेशन के टाइम में, ये सीएसआईआर आईआईसीबी में जो अच्छा। कोलकाता में है। हम्म। तो वहाँ पर एक लैब में मैंने 2 महीने के लिए मैंने इंटर्नशिप किया था और बहुत अच्छा सा मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिला था। तो वहाँ पर जो सर है वो, उनका बहुत इच्छा है कि मैं उनका लैब ज्वाइन करूँ। और लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि किस लैब में जाऊंगा। थोड़ा सा जो टीआईफआर का जो एग्जाम है, अगर इंटरव्यू में कॉल आता है तो फिर मैं ट्राई करूंगा एनसीबीएस और जो टीआईएफआर हैदराबाद है, इस दोनों जगह पे जाने का। और एक भी चॉइस है, मतलब मैं अप्लाई करूंगा नाइजर भुवनेश्वर के लिए। तो वो कैंपस मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने जब बीएससी में था तब मतलब एक कॉल आया था इंटरव्यू का, तो मैंने इंटरव्यू देने गया वहाँ पर नाइजर भुवनेश्वर में। तो उनका कैंपस और उनका जो बिल्डिंग्स है बहुत अच्छा लगा मुझको। तो वो भी एक प्लान है। तो मैंने एक वर्कशॉप में गया था, इकोलॉजी का वर्कशॉप था, तो वहाँ पर मैंने एक प्रोफेसर से मिला। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनका जो टॉपिक है, उनका टॉपिक है गाट माइक्रोबायोम का स्पेसिएशन लेकर। हम्म। तो वो एक बहुत मतलब मुझको स्ट्राइक किया, लेकिन क्योंकि मैंने इकोलॉजी इवोल्यूशन को मतलब मुझको पढ़ने में अच्छा लगता है इकोलॉजी इवोल्यूशन का जो टॉपिक्स है। और गाट माइक्रोबायोम का काम ही मैंने डिजर्टेशन में अभी कर रहा हूँ, हम प्रेसिडेंसी का लैब में। तो मतलब दोनों का इंटरट्विनिंग है, तो वो भी एक ऑप्शन रहेगा। अब देखा जाए, 3-4 मास बाकी है, उसके बाद सोचूंगा कुछ जहाँ पर मिलेगा तो। सो मुझे मैंने इस बात से, आपकी जो ये बात है उससे एक बहुत अच्छी बात ये पता लगाई कि आपकी इंटर्नशिप से भी आपको बहुत बेनिफिट्स हुए, कि इंटर्नशिप से जैसे आपको हाँ, बहुत सारी चीजें पता चली, आपके कॉन्टैक्ट्स बने, तो ये भी स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा मैसेज देता है कि जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाहता है, रिसर्च में लाना था, उसको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके जरूर कॉन्टैक्ट करना। बनते हैं, वो प्रोफेसर से आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो आपको हेल्प कर देगा। सेकेंड थिंग, आपको काम पता चलेगा कि चलता है कैसे, क्योंकि वहां पे आप बहुत सारे स्कॉलर से भी मिले होंगे, तो आपको पता चलेगा कि काम एक्चुअल में लैब में चलता कैसे है, एमएससी के टाइम पे इतना पता नहीं चलता। सो आपसे इंटरेक्ट करके आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें डेफिनेटली नई सुनी मैंने, और स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड विश यू ऑल द वेरी थैंक बेस्ट यू। फॉर योर पीएचडी एंड फ्यूचर, थैंक विश यू यू ऑल मैम। द वेरी बेस्ट। थैंक थैंक यू यू। सो मच, बाय बाय।